हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू सीपी क्लासेस। तो 18 सितंबर के करंट अफेयर्स जो कि न्यूज़पेपर से हम डिस्कस करेंगे एंड रिलेटेड टॉपिक्स है जो कि रेलेवेंट यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे। तो सोर्स की मैं बात करूँ, द हिंदू इज द ओनली मेजर सोर्स जिसको हम फॉलो करते हैं, न्यूज़ को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो विदाउट एनी डिले फर्स्ट डिस्कस करते हैं न्यूज़ कि एमिड टैरिफ्स रो पीएम पुशेस फॉर लोकल प्रोडक्शन। सो यहाँ पर मेजर आइडिया यहाँ पे जो प्रधानमंत्री जी इन्होंने यही दिया कि अब द नीड ऑफ द आवर राइट नाउ इज कि सिंस हमारे ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटीज या जो टैरिफ्स है वो भी तो लग गए हैं, बट इसके बाद जो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है स्पेसिफिकली, या क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर भी अब हमने डिस्कस किया था, डायमंड सेक्टर भी हमने डिस्कस किया था, वो अब यूएसए के टैरिफ से काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हो रहा है। तो टेक्सटाइल सेक्टर को अब ग्रो करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया में लगे, या विद रिस्पेक्ट टू दैट उसकी कंजम्पशन जो है वो इंडिया में हो, या स्वदेशी का कॉन्सेप्ट वो वापस लेके आने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि नीड ऑफ द आवर इज की जो कंजम्पशन है ऑफ लोकल गुड्स या इंडियन गुड्स, उसकी हमें यहाँ पर आप कह सकते हो कि कंजम्पशन को बढ़ाना चाहिए, कि प्रोडक्शन के हिसाब से कंजम्पशन यानी कि डिमांड को भी रेज करना चाहिए, ताकि हम इनिशियली अब जो बिगिनिंग में हमारा जो डिमांड है मार्केट की या इवन जो सप्लाई है हम उसको कॉम्पनसेट कर सकें, जीडीपी भी हमारी ग्रो कर सके ऑल टुगेदर। तो ये लेटेस्ट राउंड ऑफ टॉक्स and on elusive India-US trade agreement amid tensions over USA tariffs on Indian products। ठीक है, तो वही सिंपल चीज़ है। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो 5 या 6 राउंड ऑफ, कल डिस्कस किया था 5 या 6 राउंड ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूएसए यहाँ पर अभी डिस्कस होना था, या एटलीस्ट बायलेटरल ट्रेड यहाँ पर डिस्कस होना था, नॉट फ्री ट्रेड। ठीक है, तो ये अब बंद हो गया क्योंकि 50% जो है वो टैरिफ्स लगा दिए गए इंडिया के ऊपर। अब वो वापस से रिज्यूम होने के चांसेस है, कल हमने ये भी डिस्कस किया था। तो उसके बाद ये स्टेटमेंट आना बहुत बड़ी अपने आप में ये क्वेश्चन मार्क रेज करता है कि मे बी द डिस्कशन डिडंट गो वेल, है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली इसके अलावा यहाँ पे ये चीज़ भी बोली कि सिंस इट वाज बर्थडे, प्रधानमंत्री मोदी जी का बर्थडे भी था, तो उन्होंने यहाँ पर स्पेशली एक चीज़ और जीएसटी का भी मेंशन करते हुए बोला कि जीएसटी जो है सितंबर 2020 से सितंबर 22 के बाद से अगर हम देखें जो रेट्स हैं दे विल कट डाउन, एंड स्पेसिफिकली 2 यहाँ पर अब रेट्स रह जाएंगे। ठीक है, तो 5% का और 18% का स्लैब्स हमारे पास रह जाएगा। एक और एक्स्ट्रा स्लैब है दैट इज ऑफ 40%, सिन गुड्स की बात करें, बट वो एक्सेप्शनल केसेस है, बट आम जनता को केटर करते हैं, उन्होंने ये चीज़ बोली। एंड एक और चीज़ को यहाँ पर मेंशन किया उन्होंने विद रिस्पेक्ट टू स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे विमेन की हेल्थ को रिकॉग्नाइज करते हुए बोला कि इवन की जो एडोलेसेंट फीमेल्स हैं, या इवन की गर्ल चाइल्ड है, या इवन विमेन है, ठीक है, जो कि अब यू कैन से रिप्रोडक्टिव एज में है, या विमेन रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं, है ना, उनको यहाँ पर केटर करना ज़रूरी है। एंड मेजरली उनके हेल्थ सेक्टर में उन्होंने बात की कि अब उन डिजीजेस को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है एट एन अर्ली स्टेज, ताकि उनको क्योर किया जा सके। तो इसके लिए शिविर भी लगेगा, ठीक है, कैंपेनिंग शुरू की जाएगी। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट उन्होंने बोला कि यूनियन गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव जो कि एम्ड एट इंप्रूविंग वुमेन्स हेल्थ थ्रू आउट द कॉम्प्रिहेंसिव स्क्रीनिंग्स एंड सर्विसेज यहाँ पर लॉन्च किया है। तो गोल इसका क्या है कि वुमेन जो है दे फॉल विक्टिम टू एनी डिजीज, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन, तो वो इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर कैंपेन के दौरान प्रोवाइड की जाएगी। एंड देयर आर डिजीजेस दैट वुमेन आर मोस्ट वल्नरेबल टू। मेजर अब सर्विकल कैंसर की जब हम बात करते हैं, मेजरली वो चीज़ भी आइडेंटिफाई जल्दी नहीं हो पाती, क्योंकि अब लोगों को इन द रूरल एरियाज ऑल्सो, या इवन के अर्बन एरियाज में मेजरली लोगों को नहीं पता कि उसके लिए वैक्सीनेशन भी आती है ना। तो अब वो कैंपेन के थ्रू यहाँ पर अवेयरनेस प्रोवाइड की जाएगी, स्क्रीनिंग होगी, एंड इनकेस कोई भी डिजीज आइडेंटिफाई होती है तो उसके लिए यहाँ पर आप कह सकते हो कि लेटर ऑन स्टेजेस पे, या मे बी इन दैट स्टेज ओनली, उनका ट्रीटमेंट भी उनको प्रोवाइड किया जा सकता है। इट इज़ क्रूशल कि डिटेक्ट किया जा सके डिजीजेस को अर्ली स्टेजेस पे, एंड जो सीरियस डिजीजेज होती हैं लाइक कैंसर कैन बी डिटेक्टेड अर्ली, एंड द वुमेन ऑफ आवर कंट्री कंटिन्यू टू ब्लेस मी। उन्होंने ये चीज़ बोली कि उनके बर्थडे के लिए, एंड देयरफॉर दीज प्रोग्राम्स आर फॉर देम। ठीक है, तो फ्री चेकअप के लिए उन्होंने बोला मेडिकेशन सर्विसेज कैंपेन जो है वो 2 अक्टूबर तक यहाँ पर रन किया जाएगा। दूसरी चीज़ उन्होंने प्रधानमंत्री मित्र पार्क की यहाँ पर बात की, ठीक है, जो कि अब धार में सेटल डाउन किया जाएगा या इस्टेब्लिश किया जाएगा। अभी टेक्सटाइल रिलेटेड उन्होंने यहाँ पर बात की है, इस्टेब्लिशमेंट जो कि अप्रूव की गई है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। तो बेसिक आइडिया जो कि अदर साइट्स यहाँ पे रिकॉग्नाइज की गई है अपार्ट फ्रॉम धार, दैट इज तमिलनाडु, एंड तमिलनाडु का स्पेसिफिकली अगर हम देखें विरुद्धनगर, तेलंगाना का वारंगल, गुजरात का नवसारी, एंड कर्नाटका का कालबुर्गी, ठीक है, कालबुरागी, एंड उत्तर प्रदेश का लखनऊ, एंड महाराष्ट्र का अमरावती। स्पेसिफिकली इनिशियली पायलट रन के बेसिस पे इन स्पेसेस को आइडेंटिफाई करके यहाँ पे रिकॉग्नाइज करके टेक्सटाइल सेक्टर को ग्रो करने की बात की जा रही है। एंड ये 5F स्कीम पे चलता है कि फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, कि इनिशियली हम यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली टेक्सटाइल्स को ग्रो करें एंड देन फॉरेन में उसको एक्सपोर्ट कर सकें। ठीक है, बूस्ट क्या है इंडिया का टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स को यहाँ पर बूस्टअप करने की बात की जा रही है। 23,000 करोड़ जो है वो रिसीव किए गए हैं 114 टेक्सटाइल कंपनी से
लिए, धार पार्क के लिए, ताकि उसे इस्टेब्लिश करके ग्रो किया जा सके। ठीक है, तो ये जो पीएम मित्रा पार्क की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, इसी से रिलेटेड अब हमें क्वेश्चंस भी डिस्कस करने चाहिए, है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। टेक्सटाइल सेक्टर बार बार यहाँ पर न्यूज में आ रहा है, ऑल्दो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है यूपीएससी, ऐसे जो क्वेश्चंस है जनरली डायरेक्टली जो न्यूज में होते हैं वो नहीं पूछे जाते, बट स्टिल वी नीड टू डिस्कस देम। ठीक है, पहली स्टेटमेंट आपको कह रही है कि पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन, जो कि अब पीएम पार्क यहां पर हम देख रहे हैं, ठीक है, उसकी बात की जा रही है, एंड अपैरल पीएम मित्रा की स्पेसिफिकली जो ये पार्क्स को एस्टैब्लिश किया जा रहा है अंडर द स्कीम, क्या इसका बजट आउटले ₹4,445 करोड़ है फॉर द पीरियड ऑफ 2021 टू 2027। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपकी कह रही है पीएम मित्रा पार्क विल जनरेट 3 लाख डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अक्रॉस ऑल स्टेटमेंट्स ऑफ द टेक्सटाइल वैल्यू चेन इंक्लूडिंग स्पिनिंग ओनली। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? तो इजीली आइडेंटिफाइबल था, ये ओनली वर्ड यहाँ पर एंड में लगाया गया, एक्सट्रीमिटी को थोड़ा बहुत दिखाता है। प्लस मैं यहाँ पर अगर आपको इनिशिएटिव के बारे में बता चुकी हूँ कि इट इज बेस्ड ऑन 5F थीम। तो 5F में अगर हम इसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्पिनिंग तक तो नहीं यहाँ पर सीमित रहेगा। तो पहली स्टेटमेंट कहीं ना कहीं आप मान सकते हो कि सही होगी, जो कि एक्चुअली में सही भी है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनता है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर 7 पीएम इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स जो है, जो कि ग्रीन फील्ड या ब्राउन फील्ड साइट्स की तरह उसको आइडेंटिफाई करके वहां पे उसे ग्रो किया जाएगा, उसे एस्टैब्लिश किया जाएगा। ठीक है, सो 4,445 करोड़ रुपीज टाइम पीरियड आपको दिया गया है, रीजन आपको यहाँ पे स्पेसिफाई की गई है। अब वैल्यू चेन जो कि स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग, प्रिंटिंग to garment manufacturing with a 5F vision, farm to fiber, fiber to factory, factory to fashion, fashion to foreign। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट आपको न्यूज़पेपर में सिर्फ 5F थीम बताई गई। उससे पहले का जो पीआईबी में यहाँ पर डेटा पब्लिश किया गया है कि ये सारी स्पिनिंग से लेकर यहाँ पर हमारी मैन्युफैक्चरिंग तक गारमेंट्स की बात की जा रही है। तो ओवरऑल सबका आप कह सकते हो प्रॉपर सप्लाई चेन को एस्टैब्लिश करने की यहाँ पे बात की जा रही है। नेक्स्ट, फीमेल चीता रिलोकेटेड फ्रॉम कूनो टू गांधी सागर। तो ये बहुत ज्यादा इशू जो है, मुद्दा उठ के आ रहा था रिसेंटली, सिंस अब हम देख रहे हैं कि कूनो जो नेशनल पार्क है वहां पे आप देखें तो कैरिंग कैपेसिटी भी फुल हो चुकी है। ठीक है, सिंस अब एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज भी हैं, तो एंड चीताज की जो प्रोपगेशन है अगर आप देखिए स्पीशीज की, वो इंडिया में बढ़ाना चाहते हैं हम। एक्सटिंक्ट हो गए थे चीताज इन समवेयर 1960s के आसपास, इंडिया के अंदर 1960s 50s के आसपास। ठीक है, तो उसके बाद अब उसे वापस से रीइंट्रोड्यूस किया गया अफ्रीका से इंपोर्ट करने के बाद। फर्स्ट फेज जो है वो अनसक्सेसफुल रहा, सेकंड फेज जो है वो सक्सेसफुल रहा कूनो से। ठीक है, अब कूनो के बाद उसे गांधी सागर शिफ्ट करने की बात की जा रही है। शिफ्ट भी क्या, 2-3 चीताज को यहाँ पे रिलोकेट करने की बात की जा रही है, ताकि वो वहां पे अब ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सकें। एंड कैरिंग कैपेसिटी अगर हम गांधी सागर की देखें, वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्वेश्चन के थ्रू पता लगेगा। ठीक है, तो 3rd एनिवर्सरी थी ये चीता प्रोजेक्ट की। 3 चीताज जो है इंक्लूडिंग 2 मेल्स, प्रभास एंड पावक, हु वर मूव फ्रॉम कूनो टू गांधी सागर इन अप्रैल दिस ईयर। अब उसके अलावा अब आप देखिए फीमेल चीता को भी वहां पर इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है। तो टोटल अभी 27 चीताज की पॉपुलेशन जो है इंडिया के अंदर है, जिसमें 11 एडल्ट्स हैं ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम अफ्रीकन नेशंस, 16 इंडियन बॉर्न कब्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, चीताज बिकेम एक्सटिंक्ट इन इंडिया इन 1970s, पहली स्टेटमेंट कह रही है। सेकंड, गांधी सागर कैरिंग कैपेसिटी करंटली इज ऑफ 10 चीताज। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबव इज और आर करेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेकंड स्टेटमेंट ओनली। कैरिंग कैपेसिटी गांधी सागर की करंटली इज ऑफ 10 चीताज। एंड ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको कहां से दे रही हूं, इंडियन एक्सप्रेस में ना रिसेंटली एक आर्टिकल जो है वो पब्लिश हुआ था विद रिस्पेक्ट टू दिस ओनली 2-3 डेज बैक मे बी। तो उसके अकॉर्डिंगली इन्फॉर्मेशन आपको सारी की सारी प्रोवाइड की गई है कि गांधी सागर और कूनो के बीच में अगर हम डिस्टेंस देखें तो 250 किलोमीटर्स का ही है सिर्फ और सिर्फ। एंड अगर हम स्पेसिफिकली देखें, एक्सटिंक्शन इंडिया के अंदर 1952 में चीताज की हो गई थी। ठीक है, एंड कैरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, क्योंकि अब सिंस ये कंजर्वेशन का प्रोसेस है तो एक स्पेसिफिक जोन जो है वो चीताज को दिया गया है, तो उस हिसाब से कैरिंग कैपेसिटी मेजर कर सकते हैं। क्योंकि चीताज का ना एक स्पेशल मैं आपको चीज बताती हूँ कि विच इज डिफरेंट फ्रॉम विच मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर बिगर कैट्स। ठीक है, अगर हम टाइगर्स की बात करें, लायंस की बात करें, टेरिटोरियल चीताज भी होते हैं, बट इन अ सिचुएशन अगर हम देखें तो लायन या टाइगर आर मच स्ट्रॉन्गर देन चीताज। तो मतलब जैसे अब वो बचपन में बड़ा सिबलिंग और छोटा सिबलिंग नहीं होता था, तो जो बड़ा सिबलिंग है वो छोटे को हमेशा टीज ही करता रहता है। तो यू कैन से कि साइज जरूर बड़ा है यहाँ पर चीता का, बट दे आर ऑलवेज टीज्ड या उनको वायलेट किया जाता है टाइम एंड अगेन बाय टाइगर्स एंड लायंस। ठीक है, सो इसी वजह से अब चीताज को अब एक सेपरेट जो है कंजर्वेशन के लिए, ताकि वो ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सके, अकॉर्डिंगली यहाँ पर ब्रीड भी किया जा रहा है ना, ताकि उनकी पॉपुलेशन जो है वो इंडिया के अंदर बढ़ सके। सो ऑल एंड अगेन अगर हम यहाँ पर सिचुएशन देखें, क्वेश्चन देखें आपका, तो 10 है यहाँ पर गांधी सागर की कैरिंग कैपेसिटी, एंड चीताज जो है वो 1970s में नहीं 1952 में टू बी
एग्जैक्ट यहाँ पर इंडिया में एक्सटिंक्ट हो गए थे। ठीक है, सो 10 चीताज एट प्रेजेंट जो है हैबिटेट जो प्रोवाइड कर सकता है गांधी सागर। देन ईवीएम्स टू हैव कलर फोटोज ऑफ कैंडिडेट्स सून सेज इलेक्शन कमीशन। तो बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, बिहार से ही शुरुआत होने वाली है यहाँ पर कि एक बड़ी सी फोटोग्राफ लग जाएगी एंड 3/4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होती है ना, तो 3/4 ऑफ द एरिया, जैसे हम यूपीएससी का जब फॉर्म भी भरते हैं तो इन दैट सिचुएशन 3/4 जो है वो फोटोग्राफ में आपका फेस ही कवर होगा एंड जो डायमेंशन है वो यहाँ पर आपको मेंशन करके दी गई हैं। बट ऑल इन ऑल हमें उस चीज़ में यहाँ पर घुसने की जरूरत आई डोंट थिंक है, बट चलो मैं आपको बता देती हूँ कि बैलेट पेपर जो है उसका भी साइज आपको बता दिया गया है कि ब्रेड्थ 2 सेंटीमीटर होगी एंड हाइट जो है 2.5 सेंटीमीटर होगी एंड ऑल टुगेदर अगर आप देखें टोटल ऑफ 16 यहाँ पर अगर मेंबर्स हैं या कैंडिडेट्स हैं फॉर अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो उनमें से जो नोटा है वो सबसे एंड में स्पेसिफाई किया जाएगा। बाकी जो है आप देखेंगे वो लिस्ट यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाएगी, एंड में जो है वो नोटा का प्रोविजन दिया जाएगा। ठीक है, सो अब उसी के अकॉर्डिंगली कि आइडेंटिफाई इजिली आप कर सको, कलर्ड फोटोग्राफ जो है वो लगानी शुरू कर दी गई है। इन केस जो मेंबर है या कैंडिडेट है अगर वो फोटोग्राफ कलर्ड नहीं प्रोवाइड करता है इलेक्शन कमीशन को, तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ को यूज किया जाएगा। ठीक है, एंड ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है कि ये जो रूल है 49B ऑफ द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के तहत यहाँ पर किया गया है कि डिज़ाइन एंड प्रिंटिंग ऑफ ईवीएम बैलेट पेपर्स जो भी अब किया भी जाएगा इस इलेक्शन के टाइम पे टू एनहांस देयर क्लैरिटी एंड रीडेबिलिटी। ठीक है, सीरियल नंबर्स जो हैं वो भी अब और प्रोमिनेंट तरीके से डिस्प्ले किए जाएंगे। ठीक है, बाकी आपको बोल्ड एंड इट साइज विल बी 30 एंड एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें हैं। आई डोंट थिंक दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, मेजरली यहाँ पर ये था। क्वेश्चन देख लेते हैं इलेक्शन से जुड़ा हुआ। पहली स्टेटमेंट आपको कह रही है कि पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद इलेक्शन। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है नो इलेक्शन टू ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और टू द हाउस और ईदर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन एक्सेप्ट बाय एन इलेक्शन पिटिशन। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ऑप्शन नंबर सी, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। पार्ट 15 जो है हमारा इलेक्शंस के साथ यहाँ पर डील करता है, आई होप आपको वो याद होगा। ठीक है, सेकंड हमारी अब यहाँ पर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 329 जो है आपको डायरेक्टली बोलता है बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स। इलेक्शन से रिलेटेड मैटर्स जो है जनरली पार्लियामेंट हैंडल करता है, बट अनटिल एंड अनलेस कोई इलेक्शन पिटिशन यहाँ पर फाइल नहीं हो जाती, एज इन द केस ऑफ इंदिरा गांधी एंड राजनारायण के केस में स्पेसिफिकली अगर हम देखते हैं, तभी उस डिसीजन को, तभी उस इलेक्शन के केस में कुछ ना कुछ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे सकता है। उसके लिए एक स्पेसिफिकली इलेक्शन पिटिशन का फाइल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपको आर्टिकल 329 यहाँ पर बोलता है। ठीक है, डायरेक्टली आपको यहीं पर बोली जा रही है कि अब नो इलेक्शन टू ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और द हाउस, ये सारी जो स्टेटमेंट है, एक्सेप्ट बाय एन इलेक्शन पिटिशन जो कि प्रेजेंटेड टू सच अथॉरिटी एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रोवाइडेड बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय द अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो डायरेक्टली आपको ये चीज़ बताई जा रही है। देन मॉलडीव्स मीडिया लॉ स्पार्क्स कंसर्न ओवर प्रेस फ्रीडम। तो अब क्या हुआ है, मैं आपको मेजर मोटा मोटा चीज़ यहाँ पर बताती हूँ कि जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी लाइन बनाने में रेलिवेंट है। तो अब क्या हुआ है कि अब नेपाल के कॉन्टेक्स्ट में आप इससे थोड़ी चीज़ें डिराइव कर सकते हो जो कि अब सोशल मीडिया से रिलेटेड थी। ठीक है, सो अब वहाँ पे ना आप खौफ खा सकते हो, या नेपाल का एग्जाम्पल लेना ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सोशल मीडिया का पावर एक्चुअली में है क्या। तो मॉलडीव्स के केस में भी अगर आप देखें तो थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही थी। वन ऑफ देम बीइंग कि इंडिया जो है या इंडियन ट्रूप्स जो है वो अवेलेबल है मॉलडीव्स के अंदर। ठीक है, जो कि यहाँ पर अब कोई भी ऐसा क्लेम जो है बिल्कुल मना कर दिया गया है मॉलडीव्स के गवर्नमेंट के द्वारा। सो व्हाट हैपन्स नाउ इज कि सोशल मीडिया के ऊपर यहाँ पर चेक रखने के लिए, कंट्रोल रखने के लिए एक बिल पास किया गया बाय द पार्लियामेंट विच स्टेट्स किया रेगुलेट करता है वो जर्नलिस्ट को एंड मीडिया इंस्टीट्यूशंस को amid serious concern from local and foreign media bodies over its apparent impact on press freedom। प्रेस फ्रीडम को वो चैलेंज करते हुए एक स्पेसिफिक जो लॉ है जो कि मीडिया काउंसिल या मॉलडीव्स की मीडिया काउंसिल एंड ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज को अब कह सकते हो रिप्लेस कर सकता है विद नई तरह की कंपनीज या ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज, विच मेजरली अब यहाँ पर गवर्नमेंट की बात करेगा। तो चलो अब एक 7 मेंबर बॉडी जो है इसके अकॉर्डिंगली बनेगी। 7 मेंबर बॉडीज में से जो 4 मेंबर्स होंगे ना, वो अब आप कह सकते हो कि मीडिया को रिप्रेजेंट करने वाले होंगे। ठीक है, अब 4 के बाद जो 3 मेंबर्स हैं बाकी वो नॉमिनेटेड होंगे, जो कि सरकार के आप कह सकते हो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। एंड इस बॉडी को स्पेसिफिकली इतनी ज़्यादा पावर दे दी गई है जो कि अभी एग्जिस्टिंग मीडिया चैनल्स को या तो बंद भी कर सकती है, ठीक है,
या आप कह सकते हो कि उनकी ब्रॉडकास्टिंग की प्रोसेस पर रोक भी लगा सकते हैं, या आप लगा लीजिए कि एक तरह से मीडिया के लिए एपेक्स बॉडी हो गई कि इनके थ्रू, जैसे इंडिया के केस में सेंसरशिप होती है ना कि सेंसर बोर्ड पास करेगा तो होगा, ऐसी ही कोई भी आप लगा लीजिए एक एक्स्ट्रा प्रोसेस या स्टेप ऐड कर दिया गया कि सोशल मीडिया पे या प्रिंट मीडिया पे किसी भी तौर पे अगर कोई भी चीज यहां पर जाती है वो पहले यहां से अप्रूवल लेके जाएगी, ठीक है। एंड इन केस इफ दिस कमिटी फाइंड्स आउट कि कोई भी ऐसा काम या ऐसा कोई भी रीजन देकर स्पेसिफिकली कि आप चीजों को भड़का रहे हो या इन्फॉर्मेशन आप गलत दे रहे हो, इन दैट सिचुएशन ऑल्सो आपका जो ब्रॉडकास्टिंग चैनल है दैट विल इनवाइट लीगल इम्प्लीकेशंस। तो एक सिंपल सी चीज यहां पर बताई गई है। तो स्वीपिंग पावर्स दी गई हैं कि इम्पोजिंग स्टिफ फाइन्स टू सस्पेंड मीडिया आउटलेट्स और ब्लॉक वेबसाइट्स और इन इवेंट ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन अगर होती है तो ये ऐसी मैसिव पावर्स इनको दी गई हैं, ठीक है। अब इस वजह से क्या हो रहा है कि इट वाज एब्जॉर्ब्ड कि जो डिसइंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग अबाउट इंडियन मिलिट्री प्रेजेंस यहाँ पर मालदीव्स में बहुत ज़्यादा फैल रही थी, एंड दे विश टू कंट्रोल द नैरेटिव बाय कर्बिंग मीडिया फ्रीडम, ठीक है। यहाँ पर एक तरह से ये ताना या तंज ही कसा गया है कि क्या ये चीज़ को अगर आप कह सकते हो इन्फॉर्मेशन अगर फैली है तो क्या आप मीडिया की फ्रीडम है उसको कर्ब कर लेंगे, ठीक है। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट, तो अगर हम देखें कि टूरिज्म के ऊपर रिलायंट है मालदीव्स की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा, उसके लिए सोशल मीडिया के ऊपर इस तरीके का कंट्रोल लगा लेना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पर दे सकता है, ठीक है। अब हाई यहाँ पर अगर आप देखें इकोनॉमिक सिचुएशन अगर देखें तो यहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आ चुकी है, ठीक है। ऑलरेडी टूरिज्म सेक्टर जो है मालदीव्स का थोड़ा बहुत यहाँ पे डाउन जाता हुआ नजर आ रहा है, बट इन्फ्लेशन रेट जो है बहुत ज़्यादा हाई है। एंड मेजर से मुद्दा यहाँ पर यही है कि बहुत सारी ऐसी जनता है जो करंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलना शुरू हो गया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस इन्फ्लेशन या जो राइजिंग प्राइसेस। तो मेजरली हो सकता है सरकार ने इस चीज़ को कवर करने के लिए ये बिल को पास किया हो एंड नाम यहाँ पर इंडिया की मिलिट्री की प्रेजेंस का लगा दिया हो, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर बनती आ रही है। तो वेइंग इन ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट अ ग्लोबल नॉन प्रॉफिट वर्किंग ऑन प्रमोटिंग मीडिया फ्रीडम सेड कि जो बिल है वो अंडरमाइन कर रहा है द वर्क ऑफ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट एंड दे आर प्लेसिंग मीडिया अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल, ठीक है। तो अब ये मालदीव्स का कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बता दिया। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आपके लिए मैं केस लॉ लेकर आई हूं। द कोर्ट हेल्ड दैट द न्यूज प्रिंट पॉलिसी ऑफ 1972-73 वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल अंडर विच केस? बेनेट कोलमैन एंड कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, हमदर्द दवाखाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, प्रभा दत्त वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बनता है, सिंस आपको मेजरली बाउंसर क्वेश्चन लग रहा होगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ गया, बट सिंस अब ऐसी जो सिंपल केसेस है जैसे रोमेश थापर वर्सेस अगर हम देखते हैं ये केसेस बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, बट अनकॉमन केसेस को भी टच करना होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका बनता है ऑप्शन नंबर ए, बेनेट कोलमैन एंड कंपनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो मेजरली मैं आपको बता देती हूँ इनका पिटिशन क्या था कि जो ये प्रिंट पॉलिसी थी ना इसके अकॉर्डिंगली उन्होंने बोला कि कोई भी ऐसी कंपनी जो कि न्यूज़पेपर कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड है एंड मोर देन 2 न्यूज़पेपर्स उनके पास हैं या वो प्रिंट करते हैं, जिनमें से एक न्यूज़पेपर जो कि अब डेली बेसिस पे यहाँ पर प्रिंट होता है उसके ऊपर एक मैक्सिमम लिमिट लगा दी गई थी या नंबर ऑफ पेजेस पे लिमिट लगा दी गई थी इस 1972-73 की न्यूज प्रिंट पॉलिसी के द्वारा, और जो मैक्सिमम लिमिट ऑफ नंबर ऑफ पेजेस थी वो सेट टू बी 10 थी, ठीक है। अब इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पेजेस जो है वो नॉट मोर देन 20% ऑफ द न्यूज़पेपर होगा, ठीक है, दैट आर अंडर 10 पेजेस इन आइदर केसेस। तो अब इंटरचेंजिंग जो है वो न्यूज़ प्रिंट की दैट वाज आल्सो नॉट अलाउड बिटवीन द 2 न्यूज़पेपर्स, कि एक न्यूज़पेपर ने या बी न्यूज़पेपर जो कि सेम कंपनी के है उसमें भी इंटरचेंजिंग जो है वो अलाउड नहीं थी उस टाइम पीरियड पे, ठीक है। सो इसी वजह से जो न्यूज़ प्रिंट पॉलिसीज जो है कोटा लिमिट उसके ऊपर लगा दी, तो पटिशनर्स जो है दे वर नॉट हैप्पी। उन्होंने आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे पिटिशन को फाइल किया था, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऑल दीज थिंग्स के एक मैक्सिमम नंबर ऑफ कोटा लगा देना या जो केस है वो मेंटेनेबल है, जो कोटा लगा देना दैट इज सरासर इररेलेवेंट, ठीक है। कि आप नंबर ऑफ पेजेस को अगर लिमिट कर रहे हैं दैट मीन्स कि आप जो इन्फॉर्मेशन जनता तक पहुंचाना चाहते हैं सरकार ये चाहती है कि वो में लिमिट हो जाए, विच इज नॉट परमिसिबल, ठीक है। इमरजेंसी के केसेस में भी अगर हम देखें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ प्रेस जो है वो होती है बट वो भड़काऊ नहीं होनी चाहिए, है ना, एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशनल तौर पर चीजें हों दैट इज फाइन, ठीक है। तो उस केसेस पे आप जरूर यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि ये आर्टिकल नहीं छपना चाहिए एंड ऑल दैट, है ना। बट आप वैसे इन जनरल केसेस देखिए तो मीडिया जो है वो फ्री होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए एंड गवर्नमेंट को अपने क्रचेस में मीडिया को यहाँ पर नहीं रखना चाहिए। तो इन दैट सिचुएशन एट द एंड इस केस के बाद, इस केस लॉ के बाद ये जो पॉलिसी है पूरी की पूरी न्यूज प्रिंट पॉलिसी इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। देन अहेड ऑफ COP30 मेजर एमिटर्स डिले अपडेट ऑन क्लाइमेट गोल्स, यूरोपियन यूनियन येट टू फाइनलाइज कंसेंसस। तो अब हमारे पास COP30 है इस बार, अगर हम देखें स्पेसिफिकली ब्राजील के अंदर,
ठीक है। सो अब यहाँ पर ना कॉप के अंदर अगर आप देखें पेरिस एग्रीमेंट के बाद एक चीज़ को यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया था कि हर 5 साल बाद एवरी 5 years नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस NDC को वापस से रीअसेस किया जाएगा। उसका मतलब क्या होता है कि 5 साल हो गए, अब 2070 तक का हमने टारगेट सेट किया हुआ है पेरिस एग्रीमेंट के अंदर। इस 2070 को डायरेक्टली तो अचीव नहीं किया जा सकता, बट इन दैट सिचुएशन क्या किया जाएगा, हर 5 साल बाद हम एक प्रॉपर रिपोर्ट प्रोवाइड करेंगे कि हम कहां पहुंचे हैं, क्या सेट टारगेट्स है, आगे के 5 साल के क्या सेट टारगेट्स है। विद रिस्पेक्ट टू दैट हम तभी नेक्स्ट गोल जो है इन कोलैबोरेशन विद अदर कंट्रीज यहां पर जो है वो साइन करेंगे या उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे। ठीक है, तो ये COP30 में इस बार डिस्कस होना था। ठीक है, तो अब हम यही चीजों को डिस्कशन करते करते यूरोपियन यूनियन जो कि ब्लॉक ऑफ 27 कंट्रीज है उनका आपस में ही आप देखोगे कि भिड़ना शुरू हो गया। ठीक है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन एज अ होल एक सिंगल नेशन को, सिंगल आप कह सकते हो एंटिटी को या ऑर्गेनाइजेशन को यहां पर दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है। तो विद रिस्पेक्ट टू दैट उनका एक सिंगल कंसेंसस यहां पर बनकर नहीं आ रहा अलोंग इट्स मेंबर कंट्रीज के NDCs क्या होने चाहिए। तो ये आर्टिकल स्पेसिफिकली यूरोपियन यूनियन के साथ ही डील करता है। तो यूरोपियन यूनियन मेंबर्स जो है उनका भी एक वोट होना है कि NDCs का क्या करना चाहिए या एक कॉमन NDC जो है यूरोपियन यूनियन की वो क्या होगी। ठीक है, बट अब क्या हो रहा है, यूरोपियन मेंबर्स जो है वो 2 क्लाइमेट एग्रीमेंट्स जो है उसके ऊपर वोट करना चाहते हैं इस टाइम पे, बट देयर आर सर्टन नेशंस जिसमें स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो फ्रांस एंड जर्मनी वो प्रेफर कर रहे हैं कि जो वोट है वो पोस्टपोन हो जाए या वोट का मैटर जो है वो पोस्टपोन हो जाए। कि पहला जो अब वोट होना है वो इंटरनल लीगैलिटी बाइंडिंग कमिटमेंट के रिड्यूस करनी है एमिशंस बाय 90% बाय 2040 एंड टू बी ऑन द पाथ टू कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2050। एक तो पहला ये है, ठीक है, मुद्दा जिसके ऊपर वोटिंग होनी है। दूसरी मुद्दा ये है कि एग्री करें कि 2035 तक हम ऐसा टारगेट बनाएंगे कि NDC जो है रिक्वायरमेंट्स हम COP और या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 जो इस बार होना है उसके अकॉर्डिंगली फॉलो करेंगे कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 के अंदर जो 30 हमारे पास ये COP हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें कि हम NDCs जो है वो क्या रखेंगे। दूसरी चीज़ कि कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए हम 90% तक कार्बन जो अपना फुटप्रिंट है वो कम कर देंगे बाय 2040। ये 2 चीज़ें हैं कि पहली चीज़ NDC को डिसाइड करना है, दूसरी चीज़ ये 2040 तक हम कार्बन न्यूट्रलिटी तक जाना चाहते हैं। 90% तक एमिशन जब हम 2040 तक खत्म कर देंगे, कार्बन न्यूट्रलिटी 2050 तक हम हासिल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें डिसएग्रीमेंट है बहुत सारे नेशंस के बीच में, स्पेसिफिकली फ्रांस एंड जर्मनी के केस में बोल रहे हैं कि इसको पोस्टपोन किया जा सके। एंड यूरोपियन यूनियन जो है वो अपडेट मांग रही है NDC के ऊपर कि जो नवंबर 10 से पहले COP30 जब शुरू होगा उससे पहले ही दे वांट कि कंसेंसस बन जाए। तो अब विद रिस्पेक्ट टू दैट जो अब यूरोपियन यूनियन का देखें तो क्लाइमेट गोल्स जो है ना, आप नोटिस करना कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिटीज़ के ऊपर है यूरोपियन यूनियन का। ठीक है, 90% 2040 तक आप जो है कार्बन एमिशंस को कम कैसे कर सकते हो एंड सिंगल हैंडेडली ये डिसीजन कौन ले रहा है। ठीक है, अगर आप एक प्रॉपर यूनियन हो ऑफ 27 कंट्रीज तो एटलीस्ट यू शुड लिसन टू देम कि वो किस बेसिस पे यहाँ पर काम करना चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा ना आगे भी अब आप देखोगे ग्रीस की एक सिचुएशन आएगी विद रिस्पेक्ट टू दैट यूरोपियन यूनियन जो है वो कैसे यहाँ पर धक्का करती है बहुत सारी सिचुएशंस में। तो एक डिसएग्रीमेंट जो है वो बनकर यहाँ पर रहेगा। तो पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो भी चेंज हो गई है। US से जिसने अब जब जैसे ही ट्रम्प प्रेसिडेंट बने उन्होंने यहाँ पर जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उनके ऊपर बैन हटा दिया। तो USA की पॉलिसी भी यहाँ पर चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू कार्बन न्यूट्रलिटी या कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन जो है वो सपोर्ट के लिए अब कहीं और से चीज़ें ढूंढ रहा है जो उसको यहाँ पर नहीं मिल रही है। यूरोपियन यूनियन एंड चाइना ने एक रिलीज की थी जॉइंट स्टेटमेंट क्लाइमेट के ऊपर कि जो पेरिस एग्रीमेंट है वो एक कॉर्नर स्टोन है ऑफ इंटरनेशनल क्लाइमेट कोऑपरेशन। ठीक है, जिसके लिए वो कमिटेड हैं और उन्होंने सबमिट किया था बिफोर COP30 देयर रिस्पेक्टिव 2035 का NDC जो कवर कर रहा है हर इकोनॉमिक सेक्टर को, हर एक ग्रीन हाउस गैसेस को एंड विच इज इन अलाइनमेंट विद द लॉन्ग टर्म टेम्परेचर गोल ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। तो अब आपको यहाँ पे हिपोक्रेसी नहीं नजर आती कि वैसे यूरोपियन यूनियन चाइना और इंडिया को यहाँ पर इनडायरेक्टली लताड़ता है कि आप रशिया के साथ रिलेशंस रख रहे हो। अब सिंस US से यहाँ पर बैक सपोर्ट नहीं मिली विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट गोल्स तो चाइना के साथ आप एक जॉइंट स्टेटमेंट निकाल रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें जो इंटरनली चलती रहती है। तो 2015 के अंदर पेरिस एग्रीमेंट जो है वो 195 कंट्रीज ने यहाँ पर रेटिफाई किया था जिसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है एंड इंडिया ने भी अभी तक NDC के ऊपर कोई काम नहीं किया है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा खुश होने की हमें भी ज़्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, इंडिया इज येट टू डिक्लेयर इट्स अपडेटेड NDC थ्रू इट हैज सेड इट इज वर्किंग ऑन इट। तो अब 1.5 डिग्री सेल्सियस बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी, प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स एंड एवरीथिंग, वो सारी यहाँ पर रेपिटेशन आपको दी गई है। ठीक है, सो एक्स्ट्रा यहाँ पर इंफॉर्मेशन यूरोपियन यूनियन को लेकर ही थी।
तो क्वेश्चन देखते हैं। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ट्रीटी टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज वाज अडैप्टेड इन द ईयर 1992। सेकंड आपको कह रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल फोकस टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स एंड सल्फर डाइऑक्साइड। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? ध्यान से पढ़ना स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर आपकी कन्वेंशन जो है वो क्लाइमेट ट्रीटी कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज जो है सबसे पहले 1992 में ही यहाँ पर पास की गई थी या अडॉप्ट की गई थी। सेकेंड जो है आपकी कि क्योटो प्रोटोकॉल एक्चुअली में 6 गैसेस के ऊपर तो यहाँ पर फोकस कर रहा था, बट एक मेजर चीज़ है कि यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होना चाहिए। सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो है वो इसका आप कह सकते हो कि 6th कॉम्पोनेंट था जो मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया था। तो टारगेटेड गैसेस जो है आपकी यहाँ पर बताई गई हैं, बाकी सारी सही थी। तभी मैं आपको कह रही थी कि ध्यान से पढ़ना स्टेटमेंट कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर नहीं है। तो इन डिटेल आपको यहाँ पर बता दिया गया है यूएनएफसीसीसी का क्या प्रोटोकॉल था या क्या उन्होंने ट्रीटी को यहाँ पर 1992 में अडॉप्ट किया, कि इसी ट्रीटी के तहत यहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट या क्योटो प्रोटोकॉल आता है। क्योटो प्रोटोकॉल पहले आता है बट वो बाइंडिंग था, उसके बाद वो चीज़ों को अचीव नहीं कर पाए तो पेरिस एग्रीमेंट ने इसको टेक ओवर कर लिया। ठीक है, कि फेस चैलेंज दैट वाज सुपरसीडेड बाय द पेरिस एग्रीमेंट, जो कि अभी तक एप्लीकेबल यहाँ पर है। नेक्स्ट आपको है कि फर्स्ट बैच ऑफ हिल्सा फिश फ्रॉम बांग्लादेश रीचेज इंडिया। तो हिल्सा फिश जो है ना एक स्पेसिफिकली कल्चरल इंपॉर्टेंस इसकी जुड़ी हुई है विद रिस्पेक्ट टू नवरात्रास एंड स्पेसिफिकली अगर हम देखें वेस्ट बंगाल की स्टेट। ठीक है, अब वेस्ट बंगाल में स्पेसिफिकली नवरात्रों को लेकर यहाँ पर वेज नॉन वेज वाला कोई इशू नहीं होता, तो यही हिल्सा फिश का माना जाता है कि जो भोग है वो लगाया जाता है। ठीक है, अब हिल्सा फिश ही क्यों? क्योंकि इसे क्वीन ऑफ ऑल द फिशेज माना जाता है। स्पेसिफिकली अगर हम बंगाली को यहाँ पर ट्रांसलेट करके देखें तो क्वीन ऑफ फिशेज माना जाता है। एंड कल्चरली इंपॉर्टेंट यही है कि इसे क्या माना जाएगा कि ये प्रोस्पेरिटी का, ग्रोथ का यहाँ पर सिंबल है। तो मेजरली कहाँ पे पाई जाती है? बांग्लादेश के अंदर। तो बांग्लादेश जो है जिसने बैन कर दिया था हिल्सा फिश की यहाँ पे कमर्शियल, आप कह सकते हो कमर्शियली इसको एक्सपोर्ट करना, जिस वजह से उसने इंडिया इवन के यूरोपियन नेशंस के साथ अपने टाइज को खराब किया था। बट एक एक्सेप्शन यहाँ पर बांग्लादेश ने इंडिया के लिए बनाई है स्पेसिफिकली फॉर द नवरात्रास। ठीक है, कि उन्होंने फर्स्ट बैच ऑफ हिल्सा फिश जो है वो भेज दी है इंडिया में स्पेसिफिकली फॉर नवरात्रास। ये बांग्लादेशी हिल्सा फिश जो है अहेड ऑफ दुर्गा पूजा। तो प्रॉमिस किया है बांग्लादेश ने कि 1200 टन ऑफ हिल्सा जो है वो इंडिया को यहाँ पर भेजेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। ये आपकी न्यूज है, बट हम हिल्सा फिश के ऊपर यहाँ पे फोकस करेंगे। ठीक है, आईयूसीएन स्टेटस ऑफ हिल्सा फिश इज कि बैन लगाया, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना बांग्लादेश का कि क्या वो एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, लीस्ट कंसर्न्ड है या क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लीस्ट कंसर्न्ड। लीस्ट कंसर्न्ड है तो फिर बैन क्यों लगाया? उसके पीछे का रीजन यही है कि अब ये एक स्टेट फिश है, या आप कह सकते हो कि कंट्री की स्टेट फिश जब हम स्पेसिफिकली बोलते हैं वो हिल्सा ही है बांग्लादेश के केस में। तो त्रिपुरा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, इवन कि बांग्लादेश के केस में इनकी बहुत ज़्यादा कल्चरल इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। लीस्ट कंसर्न के केस में होने के बाद भी उन्होंने इसको बैन क्यों किया? उसके पीछे का मेजर रीजन सबसे पहले कि ये है कि क्लाइमेट चेंज आ रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है? पोल्यूशन लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है कि तो उसके बाद क्या हो रहा है कि जो प्रोडक्शन है, या आप कह सकते हो कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने का एक प्रोसेस होता है, दैट इज रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस होता है, वो नेचुरली जो कंडक्ट होता है। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट हिल्सा फिश के केस में उसका जो पैटर्न है वो उन्होंने चेंज होते हुए देखा। सिंस अब हमारा जो प्लास्टिक पोल्यूशन है वो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वाटर बॉडी से तो बचा तो नहीं है प्लास्टिक पोल्यूशन, है ना। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जो प्रोडक्शन है, आप कह सकते हो कि इनका ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने का, रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, सो अब आगे इन द फोर फ्यूचर यू कैन से कि बांग्लादेश ने इस चीज़ की अगर असेसमेंट कर ली है तो दे वांट कि इसको कमर्शियली तो एटलीस्ट हम ना प्रोड्यूस करें, सिंस हमारे कल्चरल हेरिटेज का पार्ट है, स्टेट हमारी फिश है ये। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट उन्होंने यहाँ पर क्या किया? बैन कर दिया था इसका एक्सपोर्ट करना, बट एक एक्सेप्शन उन्होंने इस बार बनाई है। ठीक है, इंडिया के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी कि लीस्ट कंसर्न है यहाँ पर। ठीक है, सो विद रिस्पेक्ट टू दैट आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाता है। तो इसको एक बार पढ़ लेना। फूड सोर्स है, इकोसिस्टम हेल्थ, माइग्रेशन क्या है, नेशनल सिंबल, ये सारी चीजें आपको बताई गई है। फिशिंग बैन, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, नॉलेज गैप्स। देन म्यांमार रिबेल डिस्टर्ब चाइनाज रेयर अर्थ ट्रेड स्पार्कलिंग रीजनल स्क्रैम्बल। सो अब आपको पता होगा जैसे इंडिया के अंदर भी बहुत सारी मल्टीपल स्टेट्स हैं, वैसे म्यांमार के अंदर एक स्पेसिफिक काचिन स्टेट है। ठीक है, जिसके अंदर स्पेसिफिकली जो काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी है, एक पॉइंट आपका फर्स्ट पॉइंट ये आता है। दूसरी चीज ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जब हमने बात की थी तो हमने देखा था कि म्यांमार जो है
वो अब चाइना के साथ मिलकर यहाँ पे रेयर अर्थ एलिमेंट्स के एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस के ऊपर काम कर चुका है। एंड ये काम 2021 के बाद से थोड़ा सा ढीला पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि इंसर्जेंसी म्यांमार के अंदर ज़्यादा देखने को मिल रही है। लास्ट ये चीज़ हमने डिस्कस की थी, ठीक है। उसके बाद अब क्या होता है कि 2021 के बाद ये काम जो है आप कह नहीं सकते कि टोटली बंद हो गया, थोड़ा बहुत हो रहा है। बट अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है कि जो काचिन यहाँ पे इंडिपेंडेंस आर्मी है, उन्होंने स्पेसिफिकली जो काचिन स्टेट है इसको ही अपने कब्जे में ले लिया है। अब ये काचिन स्टेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है वो यहीं पे पाए जाते हैं। एंड चाइना की जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो यहीं पर है। अब इसके पीछे का आइडिया क्या है कि उन्होंने जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स की अब एक्सट्रैक्शन हो भी रही है, तो जो चाइनीज़ कंपनीज है उनसे यहाँ पर आप कह सकते हो कि हेफ्टी अमाउंट्स में पैसा लिया जा रहा है। 20% के आसपास जितना भी अब आप कह सकते हो माइन किया जा रहा है एरिया रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए, 20% जो है उसके ऊपर टैक्सेस पहले काचिन इंडिपेंडेंस आर्मीज को, यहाँ काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी को दिया जाता है। उसके बाद जाके उसके ऊपर प्रोसेसिंग का काम शुरू होता है, जो कि अब चाइना की नाक में भी दम कर रहा है एंड ऑल टुगेदर म्यांमार के भी इकोनॉमी में यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। सो अब उनके यहाँ पर डिमांड्स क्या हैं? डिमांड्स यही है कि जो काचिन वाला रीजन है वो टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी दे दिया जाए। एंड दे आर सीकिंग द सपोर्ट ऑफ चाइना कि इंटरनेशनली आप प्रेशर जो है वो म्यांमार के ऊपर डालिए कि हमें एक इंडिपेंडेंट स्टेट यहाँ पर घोषित कर दिया जाए, ठीक है। जैसे ही अब इंसर्जेंसी यहाँ पर होनी भी शुरू हुई थी विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑल्सो, अगर हम सिचुएशन देखें तो जो काचिन रीजन के जितने भी मेजर लीडर्स हैं या जो इंडिपेंडेंस आर्मी के जितने भी मेजर लीडर्स हैं, उन्होंने माइनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया। बट ऑल टुगेदर वो प्रोजेक्ट जो है मिजरेबली फेल हो गया। तो अब उनका ओनली सोर्स ऑफ इनकम इज कि वो पैसा या 20% जो है वो आप कह सकते हो कि एक तरह से पैसा एक्सट्रैक्ट करते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स की, जब भी एक्सट्रैक्शन माइनिंग के थ्रू होती है चाइनीज कंपनी के द्वारा। तो अब वो चाइना से एक्सपेक्ट करें कि आप हमारी हेल्प कीजिए, ठीक है। हेल्प भी क्या कि आप जो है अब जो म्यांमार के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो हुंता बोलते हैं जिनको स्पेसिफिकली, कि आप उनसे जाके बात कीजिए कि हमें एक इंडिपेंडेंट यहाँ पर स्टेट बनना है या आप हमारे कंट्रोल में एटलीस्ट ये रीजन को दे दीजिए। जिस पे चाइना ने यहाँ पर बोला है कि इवन दो कि हमारी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, आई कैन नॉट इंटरफेयर इनटू द सॉवरेनिटी ऑफ म्यांमार एंड मैं किसी भी ऐसे तरह का कोई डिसीजन या हम इस तरह का कोई भी डिसीजन यहाँ पर नहीं ले सकते, ना हम परसुएट कर सकते हैं, ठीक है। विच इज़ अ सरप्राइज फॉर होल ऑफ द वर्ल्ड या इंक्लूडिंग इंडिया एज वेल कि सॉवरेनिटी की बात अब चाइना कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। पूरी न्यूज़ यही थी, इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, इंडिया का कॉन्टेक्स्ट भी यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि इंडिया भी इंटरेस्टेड था म्यांमार के अंदर, जो कि स्पेसिफिकली यहाँ पर बात बताई गई आपको। इंडिया भी इस कॉन्टेक्स्ट में इंटरेस्टेड था कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए म्यांमार के साथ कोई ना कोई यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट है, जो डील है, उसको साइन किया जा सके। बट उसके अंदर भी मेजरली यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो काचिन एरिया की तरफ से या काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी के थ्रू ही क्रिएट की जा रही है। ऑल्दो अब जो काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी है उनको जितना मर्जी आप पैसा देने की बात कर लो, उनको तो वो 20% आ ही रहा है, तो दे डू नॉट वांट मनी, ठीक है। तो अब इंडिया की तरफ से में भी पैसा ऑफर किया गया होगा, चाइना की तरफ से तो ऑब्वियसली किया ही होगा, कितना पैसा आप ले लीजिए, हट जाइए साइड पे, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं हो रही है। उन्होंने बोला कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए तो हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है। तो इंडिया का भी यहाँ पर जो है वो प्रोजेक्ट एक तरह से जो एग्रीमेंट है इसी वजह से रुका हुआ है। देन क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स शेयर्स बॉर्डर्स विद काचिन स्टेट ऑफ म्यांमार, ठीक है। क्योंकि इंडिया के केस में भी स्पेसिफिकली एक ऐसी स्टेट है जिसका बॉर्डर काचिन स्टेट के साथ म्यांमार के लगता है, जिस वजह से आप कह सकते हो कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स का जो मुद्दा है वो पूरा का पूरा खत्म हो सकता है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, अगर म्यांमार के साथ यहाँ पर रिलेशन जो है वो स्टैब्लिश हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनना चाहिए आपके अकॉर्डिंगली? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर या मिजोरम। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ओनली स्टेट अरुणाचल प्रदेश जो है उसका एरिया जो है आप देखिए तो वो काचिन स्टेट के अंडर यहाँ पर लगता है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश जो है वेस्टर्न मोस्ट बॉर्डर काचिन स्टेट का वो अरुणाचल प्रदेश को टच करता है, ठीक है। देन अब न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। सुप्रीम कोर्ट कॉल्स फॉर जेलिंग ऑफ स्टबल बर्नर्स नॉट फीजिबल सेज सेंटर, ठीक है। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आप कह सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट के बीच में डिस्कशन चल रही थी कि जो स्टबल बर्निंग है इस साल अगर वो होती है तो जो भी स्टबल को बर्न करता है सुप्रीम कोर्ट से कि उसको यहाँ पर आप या तो फाइन लगाइए या आप कीजिए कि आप उसको बिहाइंड द बार्स यहाँ पर भेज दीजिए, उन्हें जेल कर दिया जाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेज के फार्मर्स जो हैं वही स्टबल बर्निंग करते हैं एंड वो हमारे अन्नदाता हैं कि हम तो वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। प्लस सेकेंडली उन्होंने ये चीज़ बोली कि अब जो हमारे पास रूल्स हैं या CPCB के द्वारा जो हमारे पास पोल्यूशन बोर्ड है उसके जो रूल्स के अकॉर्डिंगली देखें तो हम फार्मर्स को किसी भी तरीके से इम्प्रिजन नहीं कर सकते क्योंकि वो एक्सेप्शन के केस में यहाँ पर आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि हाँ हम भी फार्मर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, वी एग्री टू दैट, ठीक है। बट
अगर कोई भी फार्मर यहाँ पर ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करता है या स्टबल बर्निंग टाइम एंड अगेन उन्हें मना करने के बाद भी अगर वो परफॉर्म करते हैं तो उन्हें यहाँ पर फाइन लगाने में या इवन दैट केस उनको जेल करने में या पेनल्टी लगाने में आपको प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, जस्ट बिकॉज कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हूँ तो इट मीन्स कि मैं करप्शन कर लूँ? ठीक है, तो ऐसी वाली सिचुएशन, ऐसा वाला एग्जाम्पल काइंड ऑफ उन्होंने कोट किया। तो उन्होंने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट शुड कम अप विद गाइडलाइंस कि क्या उनका प्रोसेस होना चाहिए इन केस अब आगे, सिंस क्रैकर्स के ऊपर तो इंडिया में टोटली इस बार बैन लग चुका है। ठीक है, तो अब विद कॉन्टेक्स्ट कि अब जैसे ठंडा मौसम आ रहा है या विंटर्स का सीजन आ रहा है कि कैसे आप ये पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे, क्या पॉलिसी आपके पास है, तो यहाँ पर लताड़ा है सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को। नेक्स्ट, इंडिया यूरोपियन यूनियन पार्टनरशिप सेट फॉर एन अपग्रेड। तो पहली बार फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यूरोपियन यूनियन ने डायरेक्टली यहाँ पे इंडिया को क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन भी क्या किया है कि उन्होंने बोला है कि रशिया वाली जो सिचुएशन है, क्योंकि पहले इनडायरेक्टली यहाँ पर बोला जाता है कि यूरोपियन यूनियन उसके साथ ट्रेड नहीं करेगा जो कि रशिया के यहाँ पर फेवर में काम कर रहा है या रशिया से ऑयल को इंपोर्ट कर रहा है, बट पहली बार यहाँ पर यूरोपियन यूनियन ने इंडिया को बोला है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम आपके साथ करने को तैयार है, बट यही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बीच में मेजर जो रोड़ा आ रहा है दैट इज योर गुड रिलेशंस या बेटर रिलेशंस या जो आपके इंपोर्ट हो रहे हैं फ्रॉम रशिया। ठीक है, इंपोर्ट ऑफ ऑयल या यू आर कंडक्टिंग बिजनेस विद रशिया इन एनी केस। ठीक है, तो यही चीज़ आपको बोली गई कि जो ट्रेड, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, डिफेंस एंड क्लाइमेट, इन सब के लिए हम बहुत ज़्यादा काम आगे मिलकर कर सकते हैं कि इंडिया को हम एज अ क्रूशल पार्टनर यहाँ पर मानते हैं। बट यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया हैव द पोटेंशियल एंड डिटर्मिनेशन टू शेप द डिफाइनिंग पार्टनरशिप इन द 21st सेंचुरी। तो ब्रसेल्स में मीटिंग हुई, तो ब्रसेल्स एंड न्यू दिल्ली जो है माइंड ऑफ या इन द मिड्स ऑफ द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पर है, पहला राउंड जो है वो हो चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बोली कि इंडिया की पार्टिसिपेशन इन रशियाज मिलिट्री एक्सरसाइज ऑल्सो, जो हमने रिसेंटली यहाँ पर डिस्कस की थी। ठीक है, उसका नाम मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगी, न्यूज़पेपर में या तो ढूंढ लेना, आपको पता होना चाहिए कि मिलिट्री एक्सरसाइज में भी आप रशिया के साथ यहाँ पे काम कर रहे हो, क्या आप करना क्या चाहते हो, व्हाट आर यू अप टू। ठीक है, उन्होंने ये चीज़ बोली कि जो डीपनिंग टाइज विद इंडिया वी कैन नॉट पुश दैट। ठीक है, सिंस अब जो रशिया के साथ आपका रिलेशन है वो हम इस चीज़ को यहाँ पर डिनाई नहीं कर रहे हैं, बट उसके बाद भी अगर आपको मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने ये बोला कि रशिया के साथ आपको जो रिलेशन है अपना वो खत्म करना पड़ेगा या उनके साथ जो बिजनेस आप कंडक्ट कर रहे हो वो आपको खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, कि ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन हैज़ ग्रोन ओवर 90% इन द लास्ट डेकेड। ठीक है, बट ये जो पीसफुल रेजोल्यूशन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का हमें होता हुआ नजर यहाँ पर नहीं आ रहा, तो यहाँ पर पहली बार इंडिया को बोली गई ये चीज़। ठीक है, देन मिनिस्ट्री नोटिफाइज न्यू सेंट्रल जीएसटी टैक्स रेट्स। नए टैक्स रेट्स जो है वो 2 टियर ही हो गया है स्ट्रक्चर, 5 and 18%, आपका जो 5, 12, 18 and 28% था, अब उसमें से 5 and 18% ही रह गया है। मेजरली जो गुड्स एंड आइटम्स है वो 5% वाले या इवन कि 0% में भी जीएसटी में हो गई, हमने कल ये चीज़ को डिस्कस किया था। एंड एक 40% का सिन गुड्स वाला जो है क्राइटेरिया वो भी आ गया है, बट दैट इज फॉर एक्सेप्शनल गुड्स, है ना। तो सिन गुड्स उनको बोला गया है सिन कंडक्ट करने के लिए, इवन कि लग्जरी ब्रांड्स भी उसमें इंक्लूड किए गए हैं, तो वो तो सिन नहीं होता वैसे जनरली फॉर लग्जरी लवर्स ऑल्सो, बट चलो ठीक है, नॉर्मल जनता की यहाँ पे बात करते हैं तो 5 and 18% हो गया है। देन वेलफेयर बोर्ड फॉर नोमैडिक डीनोटिफाइड ग्रुप सीक्स फंड स्टाफ परमानेंट पैनल स्टेटस। तब क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नोमैडिक ट्राइब्स हैं, सेमी नोमैडिक ट्राइब्स हैं, जिनके पास पक्का घर नहीं है यहाँ पर, वो एक जगह से दूसरी जगह अपने हर्ड को लेकर चलते हैं, यानी कि अपने जानवरों मवेशियों को लेकर यहाँ पर चलते रहते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू दैट यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था कि आप जो है कमेटी को इस्टेब्लिश करो, एक तरह से अपनी यूनियन को इस्टेब्लिश करो कि आपके जितने भी मुद्दे हैं वहाँ पर सुने जाएंगे, एंड मे बी आपको हो सकता है कि कच्चा हाउस बनाने की परमिशन, सिंस आप नोमैडिक हर्डर्स हो, वो जगह जगह पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, बट एटलीस्ट आपकी एक प्रॉपर कमेटी जहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है, जहाँ पे आपकी आइडेंटिटी को यहाँ पर देखना कि हाँ आप एक्चुअली में वैलिड पर्सन, वैलिड नोमैडिक हर्डर हो भी, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए एक लिस्ट बनाने की जरूरत है। उसके लिए ही कमेटी जो है, जो आपकी रिप्रेजेंटेटिव बनेगी, उसे इस्टेब्लिश किया जाएगा, जो कि मेजरली यहाँ पे 5 मेंबर कमेटी होगी। ठीक है, सो अब क्या हो रहा है कि जो हर्डर्स हैं उनमें से अब जो गवर्नमेंट है उन्होंने आइडेंटिफाई जरूर कर लिया है कि मेजर हर्डर्स जो है वो SC, SCs एंड OBCs की कैटेगरी में हैं। ठीक है, बट जो नहीं है उनको भी यहाँ पे आइडेंटिफाई करके कौन सी कैटेगराइजेशन में डालना चाहिए, उसके लिए भी एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्टडी के बेसिस पे उन्होंने बोला, रेकमेंड किया कि उनकी कैटेगरीज जो है वो अब उस बेसिस पे होनी चाहिए कि जो उनको दे आर मोस्ट कंफर्टेबल विद। यू शुड गो एंड आस्क देम, या उनके थ्रू जो सर्वे कंडक्ट कराया जाता है, जो कि अभी तक नहीं कराया गया है, उसे कंडक्ट करा लेते हैं। तो उसके बाद ही जो कि उनकी रिकमेंडेशन होगी, जो उनकी खुद की पर्सनल चॉइस होगी, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे उन्हें इंक्लूड कर देंगे उसी कैटेगरी के अंदर। ठीक है, बट जो
जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है, दे आर येट टू टेक एन एक्शन अपॉन दिस। तो सेंट्रल एंड स्टेट लेवल्स के ऊपर अगर देखें तो उन्होंने बोला कि हमें बजट एलोकेशन भी चाहिए। सबसे पहली बात कि आपने जो हमें कमेटी यहाँ पे प्रॉमिस की थी, यूनियन प्रॉमिस की थी, पहली बात तो उसके लिए हमें हेल्प कीजिए कि 5 मेंबर्स में से अगर आप देखें अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2 मेंबर्स ही हैं, उन्हें ही आपने अपॉइंट किया है, बाकी 3 मेंबर्स की अपॉइंटमेंट भी यहाँ पे कर दीजिए। दूसरी चीज़ जो फंडिंग है वो प्रोवाइड की जा सके। तीसरी चीज़ कि हमें एक एटलीस्ट ऑफिस स्पेस तो प्रोवाइड किया जा सके, जो चीज़ हम जाकर जहाँ पे कंप्लेंट प्रोवाइड कर सके या कोई भी हमारा ऐसा इशू होता है हम वहाँ पर जाकर एटलीस्ट उनको बता पाए। ठीक है, तो उसके ऊपर भी अब सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर काम करने की कोशिश कर रही है कि जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं या जो नोमैडिक हर्डर्स हैं, सेमी नोमैडिक हर्डर्स हैं, कि उनका भी यहाँ पर आगे जो लाइफस्टाइल है वो बेटर हो सके ऑल टुगेदर। ये चीज़ आपको यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, तो परमानेंट पैनल की यहाँ पर स्टेटस के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट काम करना शुरू कर चुकी है। देन फास्ट फॉर लद्दाख स्टेटहुड कंटिन्यूज, प्रोटेस्टर्स वाउ टू रिमेन एपॉलिटिकल। ठीक है, तो फास्टिंग यहाँ पर कर रहे हैं, दैट इज ले के अगर आप देखिए सोनम वांगचुक। ठीक है, अब क्या उनका मेजर आइडिया है कि वो स्टेटहुड चाहते हैं यहाँ पर लद्दाख के लिए। जम्मू एंड कश्मीर में स्टेटहुड की बात की जा रही है वापस, टाइम एंड अगेन की बोला जा रहा था। ठीक है, बट अभी वो चीज़ के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर ज़्यादा आप कह सकते हो कि हीट पे नहीं कर रही, सिंस अब ये लोकल प्रोटेस्ट है। तो अब वहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने भी उनको ज्वाइन करने की कोशिश की थी, बट उन्हें जो जितने भी कांग्रेस लीडर्स थे वापस भेज दिया। उन्होंने बोला कि वी नीड टू कीप दिस एपॉलिटिकल, कि हम पॉलिटिसाइजेशन नहीं चाहते किसी भी चीज़ की, हम नहीं चाहते इस पर राजनीति हो। हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा जेन्युइन है। हम चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी बात को जेन्युइनली सुने, कि हम पॉलिटिकल यहाँ पर नहीं होना चाहते। ठीक है, एंड फास्टिंग तब तक चलती रहेगी जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट हमें हमारी स्टेटहुड यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करती। एंड सेकंड चॉइस, ये सेकंड बात यहाँ पर यही है, लद्दाख वाला रीजन जो है वो हिली रीजन के अंदर आता है, तो यहाँ पे हिल डेवलपमेंट काउंसिल के जो इलेक्शंस है ना वो भी होने हैं। ठीक है, तो उसके बाद में भी हो सकता है क्या डिसीजन आता है, एंड आफ्टर दैट अगर हम देखें तो क्या होगा आगे क्या नहीं, उसके ऊपर भी डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर हैं। कि अब लद्दाख के अगर हम देखें तो वो यूनियन टेरिटरी 2019 के अंदर बन गई, तो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स जो है वो प्रोटेस्ट में आ गए सेवरल टाइम कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड जो है एटलीस्ट उनको भी प्रोवाइड होने चाहिए, लैंड एंड कल्चर के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उनको भी यहाँ पर प्रोवाइड की जानी चाहिए। अभी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट अगर हम देखें तो 85% रिजर्वेशन की भी बात की गई थी फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ लद्दाखीज इन गवर्नमेंट जॉब्स, पर्टिकुलरली लद्दाख वाले रीजन के अंदर ही, है ना। तो विद रिस्पेक्ट टू दैट उन्होंने यहाँ पर जो हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर नोटिफाई करवाई थी मई या जून के आसपास। तो उन्होंने 85% यहाँ पर रिजर्वेशन की बात की थी, लोकल एम्प्लॉयमेंट की बात की गई थी, ट्राइबल्स के हक की कुछ ना कुछ बात की गई थी, बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, दे वांट कि हमें स्टेटहुड ही चाहिए लद्दाख के लिए। ठीक है, सो अब नेक्स्ट, आर्म फोर्सेस रिजॉल्व टू रिमेन सेल्फ रिलायंट, एजाइल एंड फ्यूचर रेडी। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है अब वो कोलकाता गए थे। ठीक है, कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 कोलकाता में, जहाँ पे परसों प्रधानमंत्री मोदी गए थे, 3 दिन की ये कॉन्फ्रेंस थी, है ना। तो उन्होंने भी यहाँ पे यही चीज़ बोली कि आपको डिफेंस रेडी यहाँ पर रहना चाहिए। रेडीनेस जो है या आपकी जो एजिलिटी है वो इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि कोई भी ऐसा मुद्दा अगर आता है या कोई भी थ्रेट आता है इंडिया को, ठीक है, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, तो यू शुड बी रेडी विद इट। ठीक है, कि इंटरऑपरेबिलिटी स्ट्रीमलाइन करना है, डिसीजन मेकिंग को रिफॉर्म करना है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स को, क्रिटिकल डोमेन्स को, स्पेस, साइबर इंफॉर्मेशन एंड स्पेशल ऑपरेशंस को। इंपॉर्टेंस यहाँ पर उन्होंने दी टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच को, मॉडर्न वॉरफेयर को ध्यान में रखते हुए कि इंटीग्रेट करना है इनोवेशन को इनटू ऑपरेशनल डॉक्ट्रिन्स। ठीक है, बॉर्डर कंसर्न्स में उन्होंने बोला कि इवॉल्विंग सिक्योरिटी डायनामिक्स है क्रॉस द बॉर्डर्स, तो हमें उसी अकॉर्डिंग अपने आप को भी उसी तेज स्पीड पे एटलीस्ट काम करके चलवाना चाहिए। तो इश्यूज क्या क्या है, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, डेलीगेशन, फाइनेंशियल पावर्स को लेकर, चैलेंजेस इन एक्वायरिंग, एंड ये सारी चीज़ें क्या क्या होती हैं उनके ऊपर उन्होंने टॉपिक्स के ऊपर टच किया, और उसको कैसे बेटर किया जाना चाहिए, इसके ऊपर वर्क करना चाहिए। ठीक है, एंड एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम जो है ECHS ने रीअफर्म किया है कि वेलफेयर ऑफ पर्सनल्स एंड वेटरन्स रिमेन सेंट्रल प्रायोरिटी। तो आप बेझिझक यहाँ पर होकर निष्ठा के साथ देश सेवा करिए। तो कॉन्टिन्यूस रिफॉर्म्स, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस एंड ग्रेटर थ्रस्ट ऑन इंडिजिनस डिफेंस डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग इज द की हाईलाइट दैट इज रिक्वायर्ड एट दिस मोमेंट। ये चीज़ यहाँ पर बोली गई। देन CAG डेवलपिंग LLM फॉर एक्यूरेट ऑडिटिंग एंड एफिशिएंसी। तो LLM की बात की जा रही है, मशीन लर्निंग की बात की जा रही है कि AI को यहाँ पर इनकलकेट किया जाएगा, एंड ट्रेनिंग प्रोसेस में पायलट रन के बेसिस पे जितने भी ऑडिटिंग प्रोसेस के लिए जो बड़ी से बड़ी डेटा फाइल को यहाँ पर प्रोसेस कर सके इन मिनट्स और इनटू सेकेंड्स। इसी तरीके से जो पायलट रन वाला जो सॉफ्टवेयर यहाँ पर इनिशियली बनाया गया था वो अब मशीन लर्निंग के लिए आप कह सकते हो या ट्रेन करने के लिए AI को यूज़ किया जाएगा। एंड नए तरीके से आप देख सकते हो कि अब आपकी जो ऑडिटिंग वाला प्रोसेस है सरकारी जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें वो कंडक्ट कराया जाएगा। तो अब सेंट्रल
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है उनका ऑफिस अब LLM ट्रेनिंग यानी कि AI का यूज जो है वो लेकर आ रहा है बड़ी डाटा फाइल्स को यहाँ पर जल्दी से जल्दी प्रोसेस करने के लिए, कि अभी भी अगर पायलट रन में आप देखें तो ईजिली बड़ी से बड़ी फाइल्स जो है वो प्रोसेस हो गई थी। ठीक है, एक उन्होंने पोर्टल भी यहाँ पर लॉन्च किया है, दैट इज कनेक्ट पोर्टल, जो कि 10 लाख ऑडिटी एंटिटीज को यूनिफाइड डिजिटल इंटरफेस के साथ कनेक्ट करेगा। और एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट फाइनेंस सेक्रेटरीज जो है वो 19 सितंबर को भी होगी, जिसके अंदर इसको प्रेजेंट भी किया जाएगा, इस पोर्टल के क्या क्या यूजेस हैं, क्या यूजेज है, ठीक है, किस तरीके से ये अब हमारे पास LLM जो है जो कि AI ट्रेंड होगा वो कैसे हेल्प करेगा, एंड किस तरीके से आगे अगर ये सक्सेसफुल होता है तो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए टू ऑल द ऑडिटर्स फॉर डिफरेंट स्कीम्स या डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। फॉर फर्स्ट राउंड ऑफ FTA टॉक्स विद रशिया ब्लॉक EAEU लाइकली इन नवंबर। अब EAEU जो है रशिया उसका पार्ट है, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है इंडिया के केस में फर्स्ट राउंड उसका होना है। ठीक है, फर्स्ट राउंड होने के बाद देयर आर चांसेस कि अब उसके साथ तो बेटर हमारे पास फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा, बट उससे पहले अगर हम देखें तो यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, UK के साथ में भी रीनेगोशिएशन हो, US के साथ हमारी टॉक्स अभी चल रही हैं, एशियन नेशंस के साथ हमारी FTA के ऊपर अभी बात होनी है। ठीक है, चिले, पेरू रिव्यू जो है ना होना है अब एशियन नेशंस के साथ हमारा, तो विद रिस्पेक्ट टू दैट अभी आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के ऊपर हमारे पास इन्फॉर्मेशन आने वाली है। ठीक है, तो नेगोशिएशंस जो है वो इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के साथ जो है वो 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में यहाँ पर होगी, कि फर्स्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशंस इज सेट टू टेक प्लेस इन अर्ली नवंबर, जो कि EAEU के साथ होगी, डिस्कसिंग द कोर एस्पेक्ट्स ऑफ फ्यूचर डील, जो कि अब जो स्टेटमेंट ने ये चीज़ भी बोली, इट विल बी प्रोसीडेड बाय इंटेंसिव कंसल्टेशंस बिटवीन कमीशन, इंडियन पार्टनर्स एंड EAEU मेंबर स्टेट्स, के आपस में सारे बैठ के स्टेक होल्डर्स यहाँ पर बात करेंगे एंड डिसीजन लेंगे अकॉर्डिंगली। देन इन नॉर्डिक डिस्प्यूट ओवर यूरोपियन यूनियंस फॉरेस्ट टारगेट्स इकोज ऑफ ग्रीस क्राइसिस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि नॉर्डिक कंट्रीज के अंदर स्पेसिफिकली अगर हम 2 कंट्रीज की यहाँ पर बात कर रहे हैं, दैट इज फिनलैंड एंड स्वीडन। ठीक है, तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट का ना एक डिस्प्यूट है इनके बीच में। फॉरेस्ट मैनेजमेंट में भी स्पेसिफिकली यूरोपियन यूनियन को ना, मैं आपको मोटी मोटी चीज़ बताऊंगी, इन डिटेल यहाँ पर इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको बता रही हूँ कि फॉरेस्ट को लेकर डिस्प्यूट है उनका। ठीक है, तो अब यूरोपियन यूनियन जो है ना मेजरली अगर आप देखें वो ना बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि डोमिनेटिंग है, यहाँ पर डोमिनेटिंग नेचर का है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कि ऐसे ही यहाँ पर मुद्दा जो है फॉरेस्ट राइट को लेकर यूरोपियन यूनियन जो है उसमें कुछ ना कुछ जो है ऐसी चीज़ें सुना देता है जो कि स्पेसिफिकली नॉर्डिक कंट्रीज़ के लिए करना पॉसिबल यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब उसके पीछे का इशू क्या है कि फॉरेस्ट टारगेट्स की बात की जा रही है ना, तो फॉरेस्ट टारगेट्स में स्पेसिफिकली उन्होंने बोला कि कार्बन फुटप्रिंट है उसको कम करना है। कार्बन फुटप्रिंट के अलावा जो फॉरेस्ट है वहाँ पे जितने भी आप काम कर रहे हो, फॉरेस्ट जो है मुझे रीबिल्ड करना है, एफॉरेस्टेशन करना है, डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है। तो यहाँ पर ना नॉर्डिक कंट्रीज़ का एक मेजर सा आइडिया था या मेजर उनको प्रॉब्लम, जिसमें स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो स्वीडन एंड फिनलैंड है। उन्होंने बोला कि बाकी यूरोपियन नेशंस के केस में ये चीज़ें या ये बातें जो है वो पॉसिबल हो सकती हैं, बट फॉर नॉर्डिक कंट्रीज इफ़ यू सी, ठीक है, ये स्पेसिफिकली फिनलैंड एंड स्वीडन की अगर हम बात करें, वहाँ पे उनकी मेजर इंडस्ट्री दैट इज 70% ऑफ द इंडस्ट्री जो है वो फॉरेस्ट सेक्टर के साथ ही जुड़ी हुई है। ठीक है, कि द थिंग विच यू आर एक्सपेक्टिंग अस टू डू कि आप फॉरेस्ट को कम काटिए, फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो है वो कम कीजिए, कार्बन फुटप्रिंट को कम कीजिए, या वुड फायर्ड आपको यहाँ पे चीज़ें यूज़ नहीं करनी है, दैट वोंट बी पॉसिबल फॉर अस। कि बहुत ज़्यादा आप अनरियलिस्टिक आइडियाज़ यूरोपियन यूनियन ऑल टुगेदर हमें दे रहा है, दैट वोंट बी पॉसिबल, क्योंकि 70% का मतलब है कि अगर हम इस चीज़ को ख़त्म भी करते हैं, धीरे धीरे कम करने की भी कोशिश करते हैं या ऑल्टरनेटिव की तरफ जाने की कोशिश भी करते हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू दैट वुड मीन कि हमारी जो कंट्री है वो लॉस ऑफ जॉब वहाँ पर बहुत ज़्यादा होंगी। लॉस ऑफ जॉब होगी तो इसका मतलब हमारी इकोनॉमी जो है वो तो आप गिराने की यहाँ पर बात कर रहे हो। सो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि हम उस चीज़ को यहाँ पर फुलफिल नहीं कर पाते या नहीं कर सकते इन दैट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, कि यूरोपियन यूनियन की लैंड यूज चेंज एंड फॉरेस्ट्री रेगुलेशन जो है वो मेंबर स्टेट्स आर रिक्वायर्ड कि वो इंश्योर करें फॉरेस्ट को हम कार्बन सिंक्स की तरह बनाएं। ठीक है, एक स्पेसिफिकली ये पॉलिसी बोलती है कि कार्बन सिंक्स बनाने हैं आपको फॉरेस्ट को, ना कि कार्बन प्रोड्यूसर बनाना है। यूरोपियन यूनियन ये चीज़ बोलती है। तो अब आप सोचिए कि उन्होंने बोला कि आपका जो आइडिया है यूरोपियन यूनियन का बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक है, कि कार्बन प्रोड्यूसर तो नॉर्डिक कंट्रीज़ के अंदर वो बनेगा ही, सिंक्स तो ऑब्वियसली एग्जिस्ट करते हैं कि हाँ हम उसके रेगुलेशन में या ऑल्टरनेटिव उसका क्या है आप हमें वो ढूंढ के दीजिए, वो चीज़ के लिए यहाँ पर कोई ना कुछ बात नहीं हो रही है।
ठीक है, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आफ्टर मेनी डेज। आई एम जस्ट सेइंग कि इसको एक बार लाइट रीडिंग दे देना। एंड लाइट रीडिंग के भी केस में मैं आपको स्पेसिफिकली ये क्यों बोल रही हूँ, लाइट रीडिंग कहने के पीछे का रीज़न यही होता है कि कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो शायद मैं मिस आउट कर जाऊँ, या ऐसे फैक्ट्स हैं जो मेरे को मतलब नए यानी कि न्यू नहीं लगते हैं, बट आपके लिए वो नए हो सकते हैं सिंस यू आर अ बिगिनर, या मे बी आपने कभी उस चीज़ के ऊपर टच ही ना किया हो टॉपिक के ऊपर। तो इस चीज़ को आप एक बार प्लीज़ लाइट रीडिंग दे देना। बट मेजर मुद्दा फॉरेस्ट टारगेट्स का यहाँ पर यही है, ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दी गई है। देन ट्रम्प नेम्स इंडिया एज अ पार्ट ऑफ 23 इलिसिट ड्रग प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान जो है अमंग 23 मेजर ड्रग ट्रांजिट और मेजर इलिसिट ड्रग प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में नाम यहाँ पर बोला गया है, ट्रंप ने स्टेटमेंट दी है। देन ईरान इज रेडी फॉर फेयर बैलेंस न्यूक्लियर सोल्यूशन विद यूरोप। ठीक है, तो फेयर एंड बैलेंस तरीके से न्यूक्लियर प्रोग्राम ब्रिटेन, फ्रांस एंड जर्मनी के साथ। अब इनका क्या नाम था, मैंने आपको क्वेश्चन भी पूछा था एक बार, तो ये तीनों के अलायंस को हम क्या बोलते हैं एक बार मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, कि जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर एन इंडिपेंडेंट अप्रोच 3 यूरोपियन कंट्रीज के साथ ईरान जो है दे फाइनली रेडिड कि एक न्यूक्लियर ट्रीटी या मे बी एक न्यूक्लियर आप कह सकते हो सोल्यूशन वो ढूंढ पाए। ठीक है, देन इजराइल अक्यूज्ड ऑफ डिस्प्लेसिंग पीपल फ्रॉम सर्दर्न सीरिया। अब सीरिया वाली साइड इजराइल जो है वो ऐसे मिशंस को, ऑपरेशंस को कंडक्ट कर रहे हैं जिसके अकॉर्डिंगली आप कह सकते हो कि सीरिया वाले रीजन के अंदर वो घुस चुके हैं, काफ़ी मतलब अंदर तक तो नहीं बट बॉर्डर रीजन्स तक तो वो ऑब्वियसली पहुंच चुके हैं, सर्दर्न सीरिया वाले रीजन तक वो पहुंच चुके हैं। और स्पेसिफिक वो एरिया कौन सी है, गोलान हाइट्स। ठीक है, अब वो एक बफर जोन है यूनाइटेड नेशंस का गोलान हाइट्स, जो कि अब बहुत पुराने टाइम से अगर आप देखें 1970s या 60s के टाइम से अगर आप देखें वो एक तरह का नेचुरल बॉर्डर एग्जिस्ट करता है सीरिया और इजराइल के बीच में। ठीक है, जिनको हम गोलान हाइट्स बोलते हैं। ठीक है, सो अब उस वाले रीजन्स तक वो घुस चुके हैं इजराइलीज। एंड व्हाट दे आर सेइंग कि हम क्यों यहाँ पर इस रीजन के अंदर घुस रहे हैं, इस बफर जोन के अंदर घुस रहे हैं कि दे वांट टू प्रोटेक्ट द इंटेग्रिटी ऑफ द इजराइलीज। ठीक है, दे वांट टू प्रोटेक्ट या दे वांट टू सिक्योर द रीजन ऑफ इजराइल, बेसिकली उनका रीजन यहाँ पर यही है। देन ब्रिटेन पुल्स आउट ऑल स्टॉप्स एज इट ट्राइज टू विन ओवर ट्रम्प ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेट विजिट। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इतना ज़्यादा नहीं है। हमने ये चीज़ को कल भी डिस्कस कर लिया था कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम या इवन के एआई रिलेटेड या रिसर्च या डीप रिसर्च की यहाँ पे बात की जा रही है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो है पेंडिंग है, उसके ऊपर यहाँ पर डिस्कशन होनी है। ट्रम्प इस टाइम पर डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ भी मूड में नहीं है कि कोई सिंपल तरीके से कोई सोल्यूशन दे के कोई एग्रीमेंट कर लें। ठीक है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ऐसे यूरोपियन यूनियन में स्पेसिफिकली ब्रेक्जिट की बात हो चुकी है, सॉरी, यहाँ पर ब्रिटेन जो है वो अब पूरी तरीके से यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से हम जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है या एटलीस्ट ये एग्रीमेंट जो है वो बेटर तरीके से परस्यू कर पाए। ठीक है, सिंस बहुत सारे ऐसे जो आप कह सकते हो बिजनेस डील्स दाव पर हैं। देन ग्रीस सेट टू ऐड अ 4th फ्रेंच फ्रिगेट टू इट्स फ्लीट। ठीक है, 4th फ्रेंच मेड फ्रिगेट को वो ऐड करेंगे। ठीक है, बेलहारा क्लास फ्रिगेट जो है जो कि इंक्रीज कैपेबिलिटीज के साथ है उसको ऐड किया जाएगा। 25 बिलियन पाउंड्स का यूरोज का ये एक प्रोजेक्ट है, 2036 तक ये ऐड किया जाएगा। एंड मोस्ट ड्रास्टिक कॉल एक तरह से आप ये कह सकते हो वो ग्रीस की तरफ से ली जा रही है। एंड एंटी मिसाइल्स, एंटी क्राफ्ट एंड एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम जिसको आर्चलीज शील्ड बोला जाता है उसको भी इनकलकेट किया जाएगा। अब आप देखिए रैपिडली चेंजिंग जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, इस वजह से वो चाहते हैं अपग्रेडेशन यहाँ पर करना। 2% ऑफ द जीडीपी ग्रीस ने अपनी यहाँ पर लगा दी गई है। ठीक है, ग्रीस के द्वारा यहाँ पर लगा दी गई है, जो कि अभी इनिशियली नेटो की जब बात की थी ट्रम्प की स्टेटमेंट आई थी कि एटलीस्ट 5% ऑफ द जीडीपी जो है वो हर एक नेटो नेशन को लगानी चाहिए अपने डिफेंस के लिए। ठीक है, कि अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। तो 2% जो है वो ग्रीस ने लगा दी है। एंड ये 5% वाली चीज़ पे या इशू पे मतलब ये स्टेटमेंट पे सबसे ज़्यादा इशू जो है वो स्पेन ने क्रिएट किया था कि वी आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग इट। ठीक है, देन यूक्रेन एक्सपेक्ट्स 3.5 बिलियन टू बाय यूएस आर्म्स। तो अब नेटो नेशंस ने हेल्प किया है एक्सेप्ट यूएसए पैसा भेजने के लिए टू यूक्रेन टू फाइट रशिया। ठीक है, तो मेजरली ये पैसा जो है इट विल अकाउंट फॉर 3.5 to 3.6 बिलियन। जेलेंस्की ने ये स्टेटमेंट दी है। तो 3 साल से ये लड़ाई चल रही है एंड एक्चुअली में अब वी हैव रिसीव्ड मोर देन 2 बिलियन फ्रॉम आवर पार्टनर्स स्पेशली फॉर द PURL प्रोग्राम, जो कि अब प्रायोरिटाइज्ड यूक्रेन रिक्वायरमेंट लिस्ट का एक पार्ट है जो कि कॉन्ट्रीब्यूशंस नेटो से लेता है, नेटो मेंबर से एक्सेप्ट द यूएसए। ठीक है, तो अब पैट्रियट सिस्टम जो है वो भी डिफेंस का इन्होंने यूज़ कर लिया। जैसे इंडिया के केस में हमने S-300 नहीं बोला था यहाँ पे
ठीक है। इन दैट केस पैट्रियट सिस्टम जो है वो यूएसए से ही परचेज किया गया है, यूएसए का ही सिस्टम है, यूएसए के वेपन सिस्टम का, डिफेंस सिस्टम का ही पार्ट है, जहाँ पे इजीली रिकॉग्नाइज किया जा सकता है कि कौन सी, आप कह सकते हो कि एयर मिसाइल या कोई भी ऐसा आप कह सकते हो जिसको गोल्डन डोम नहीं बोलते, ठीक है, गोल्डन डोम का ही एक प्रोसेस है, उसका ही पार्ट है एक पैट्रियट, ठीक है। तो आप इजीली असेस कर सकते हो कि अगर कोई एयर स्ट्राइक होने वाली है बहुत पहले से, ठीक है। तो ये ऐसे कैपेबिलिटीज़ को एनहांस करेगा। एंड पैसा कहाँ से आ रहा है, नेटो नेशन से आ रहा है, ठीक है। कौन सा प्रोग्राम, PORL प्रोग्राम के तहत, जिसका यूएसए यहाँ पर पार्ट नहीं है, बट अगर आप देखें जो पैसा है वो यूएसए के पास ही जाएगा यहाँ पर, नेटो नेशन से निकल के यूक्रेन के द्वारा होते हुए, ठीक है, क्योंकि वेपन्स जो है वो यूएसए से ही ले रहा है यूक्रेन। देन इंडिया टू स्टार पायलट प्रोजेक्ट्स इन वेनेजुएला, ठीक है। पायलट प्रोजेक्ट्स में प्रायोरिटी एरियाज जिसको एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल्स एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया है। एंड उनके वाइस मिनिस्टर जो है डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज की डिमांड उन्होंने की है यहाँ पे कि वेनेजुएला में आप आके कीजिए। तो ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, AI रिलेटेड एरियाज के ऊपर भी यहाँ पे टच किया जाएगा, ठीक है, बात की जाएगी। स्पेस एंड फार्मास्यूटिकल एंड टूरिज्म के बेसिस पे भी यहाँ पे डील्स को स्ट्राइक किया जा सकता है आने वाले टाइम में। राइजिंग टेंशंस जो हैं वो यूएसए एंड वेनेजुएला के साथ आपस में आप देखने को मिल रही हैं, ठीक है, ड्यू टू व्हाटएवर XYZ रीजन, ठीक है। तो इंडिया की क्लोजनेस विद वेनेजुएला एंड इंडिया ऑल्सो सपोर्टिंग रशिया, तो अब ये हो सकता है कि किसी और डिप्लोमेटिक टाइज की तरफ यहाँ पर जा रहा हो, ठीक है। तो अब मिस्टर हर्नांडेज, ठीक है, वो सेक्रेटरी ईस्ट P कुमारन से मिले, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, ठीक है, इंडिया में स्पेसिफिकली। उन्होंने अब हेड्स ऑफ प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन से भी उनकी मीटिंग करवाई, जिसमें अब NISG, UIDAI आधार के लिए, ठीक है, NEGD फॉर डिजिटल लॉकर एंड AI भाषिनी, ठीक है। तो बेसिक यहाँ पर डिस्कशंस, उनकी मीटिंग्स यहाँ पर हुई होंगी। इंडिया वेनेजुएला कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक सेक्टर जो है उसको भी डिस्कस किया गया था। एंड इंडिया वेनेजुएला की अगर हम बात करें तो बायलेटरल ट्रेड जो है $1.8 बिलियन का हर साल होता है, या लास्ट ईयर एटलीस्ट 2024-25 में हुआ था। इंडियन एक्सपोर्ट जो है वो 216 मिलियन के हुए थे, एंड इम्पोर्ट्स जो है 1.6 बिलियंस के वेनेजुएला से हुए थे। तो एक इंपॉर्टेंट पार्टनर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड जो है वेनेजुएला हमारे लिए है, ठीक है। सो इन केस इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर UPSC 2026 वी हैव एन ऑनगोइंग बैच फॉर यू। कोई भी बैच को लेकर इंक्वायरी होती है तो टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। sleepy.class@gmail.com पे हमें ईमेल भी कर सकते हैं। सेम गोज फॉर द टेस्ट सीरीज। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू सो मच।